हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल बच्चों। तो आज मैं फिर आपके लिए एक फाइनल अकाउंट से एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आऊँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइनल अकाउंट मतलब चैप्टर ऐसा है, फाइनल अकाउंट्स हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, कैश फ्लो हुआ, जो आपको मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 4-5 टॉपिक बहुत ईजी भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब पढ़ के जाएगा, इतना टाइम नहीं है बच्चों के पास, और थ्योरी वगैरह। तो अगर ये 4-5 टॉपिक अपने अच्छे से कवर कर लिया, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो, शेयर फॉरफिटेड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स वगैरह एटसेट्रा, तो काफ़ी हद तक आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का, फुल लेंथ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँगा, फिर बैलेंस शीट की बात करूँगा, तो एक एक करके समझना है, पूरा फोकस रखना है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ PQR लिमिटेड 31 मार्च 2018। आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है बच्चों पूरा। कहता है फ्रॉम द अबव मेंशन बैलेंसेज एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013। नीचे क्लोज स्टॉक दे रखा है, टिक मार्क लगाते रहो फटाफट। प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। आपका बेटा 5% डेप्रिसिएशन दे रखा है बिल्डिंग पे, 10% डेप है मशीनरी पे। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% है। मेक प्रोविजन फॉर 40 इनकम टैक्स है। ट्रांसफर 27,000 टू जनरल रिजर्व है। राइट ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस है। बैंक लोन लिया गया 15 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूट अ क्लेम 10,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या है ये? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो जो भी है, जिस तरह की बातें हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा स्टेप क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोलते हैं? नेट सेल। ढूंढो, देखो नेट सेल ढूंढना है, सेल्स मिल गया और सेल्स रिटर्न भी है, तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट। पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। एक एक स्टेप पे फोकस करना। सेल्स बच्चों आपके पास दे रखा है, सेल्स है 58,40,000। और रिटर्न आपके पास गिवन है, देखो सेल्स रिटर्न बच्चों डेबिट में होगा, ध्यान दो 24,000। और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड होता है, ध्यान देना इन चीज़ों को। देखो सेल्स रिटर्न मिलेगा डेबिट वाले में और परचेज रिटर्न मिलेगा क्रेडिट वाले में, ठीक है। तो हो गया 58,16। कोई डाउट यहाँ तक? सेल्स कहाँ? सेल्स का उल्टा ही है, सेल्स मिलता है क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न मिलेगा डेबिट में, परचेज मिलता है डेबिट में तो परचेज रिटर्न मिलेगा क्रेडिट में। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। सबसे आसान चैप्टर है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं अदर इनकम। सेल्स के अलावा जो भी इनकम दिखे ना सब यहाँ लिख दो, चेक करो अदर इनकम में कुछ और टॉपिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ब्लैंक कर दो, कुछ भी नहीं दे रखा। तो आपके पास आ गया 58,16,000। इट्स द टोटल रिवेन्यू। हम यहाँ बात करते हैं एक्सपेंसेस, खर्चों की। सबसे पहले बेटा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, कितना आपने सामान खरीदा, चेक करो। आपके परचेज 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 चेक करो, स्टार्टिंग से परचेज दे रखा है, परचेज दे रखा है 41 लाख। और देखो परचेज रिटर्न भी है, मैंने क्या बताया था, नोट 2। देखो ये था नोट 1, ये नोट 2। नोट 2 में लिखूंगा परचेज, नाम लिख देते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज मिलता है डेबिट में, देखो बैलेंस में, और परचेज रिटर्न कहाँ मिलेगा? क्रेडिट वाला, जो क्रेडिट में मिलेगा। तो परचेजेस दे रखा है बच्चों, देखो 41 लाख दे रखा है, और परचेज रिटर्न चेक करो 30,000। तो ये 41 लाख और ये 30,000, माइनस का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40,70,000। 40,70,000 यहाँ लिख दो। यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। इसके बाद बच्चों क्या लिखते हैं हम? चेंज इन स्टॉक।
नोट 3। देखो चेंज इन स्टॉक के लिए सबसे इजी है, बताता हूँ। चेंज इन स्टॉक, ध्यान समझना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसका ऐसा करने से आंसर नेगेटिव में आता है, तो आ जान दो क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक पे ध्यान देना बस। ओपनिंग स्टॉक देखो चेक करो, ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, स्टॉक देखो मिला मशीनरी के नीचे, स्टॉक 1,20,000, तो 1,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 31 मार्च 2018 को स्टॉक दे रखा है 2 लाख, तो 1,20,000 में 2 लाख माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा, नेगेटिव का 80,000। बस ये लिख दो यहाँ पर, नेगेटिव 80,000 लिख के नेगेटिव लगा दो, ब्रैकेट बंद। देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और नंबर 4, इसके बाद आप लिखना फाइनेंस कॉस्ट, ये पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना, फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप एंड अमोर्टाइजेशन 6 लिख दो, अदर एक्सपेंसेस, बस। इसके अलावा और कोई खर्चे होंगे भी नहीं। 7, इन सबको ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, जैसा मैंने फॉर्मेट बताया था। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देना बच्चों इसमें से टैक्स जो भी है। टैक्स देखो नीचे दे रखा है 40%, तो ऐसा कर जाने से क्या आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखते हैं, अब हम पहुंच गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नंबर 4। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब था जो पैसा हम एम्प्लॉय को देते हैं। क्यों देते हैं एम्प्लॉय को, आपने क्या कहा कि सर एम्प्लॉय को पैसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब वो काम करता है, बिना फ्री में कोई पैसा किसको देता है। आप मुझे फ्री में पैसे देते हो क्या, नहीं ना। मैंने आपको पढ़ाया तो अपने पैसा दिया, यही तो होता है। मैंने बाकी बच्चों को पढ़ाया तो उन्होंने मुझे पैसा दिया, घर में सफ़ेदी कराई, सफ़ेदी वाले ने सफ़ेदी किया तो आपने पैसा दिया। ऐसे ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो हम एम्प्लॉय को पैसा खर्च करते हैं, उन्होंने काम किया अपने बदले में दिया, सैलरी, वेजेस, जो भी, ठीक है। तो देखो सैलरी जरा चेक करो, उसके नीचे कुछ है, सैलरी, स्टार्टिंग से सैलरीज नहीं मिल रहा है, सैलरी मिल गया, 7,49,000 की सैलरी है, वेजेस वगैरह नहीं है। देखो एडजस्टमेंट में चेक करो, कहीं कुछ मिला, नहीं है। तो यहाँ तो सिंपल है, 7,49,000 रुपये, इसके लिए तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। फोर्थ वाले के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पड़ी नहीं। फोर्थ को हटाई दो, इसे कर दो फोर्थ, इसे फिफ्थ और इसे सिक्स्थ। अब आ जाओ फाइनेंस कॉस्ट पे। देखो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब बच्चों होता क्या, फाइनेंस मतलब जो पैसा हम किसी उधार लेते हैं, लाइक बैंक लोन, डिवेंचर्स, तो उनके ऊपर कई खर्चा करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इट इज़ कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। तो इसमें बस आपको इतनी सी बात ध्यान देनी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इन्हीं की बातें करनी है। चेक कर लो, 12% बैंक लोन 2 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन लिया है, 12% इंटरेस्ट है। लेकिन एक लाइन पढ़ना, बैंक लोन वाज रेज्ड 15 अक्टूबर 2017। बैंक लोन कब लिया गया है, 15 अक्टूबर 2017। तो देखो नोट 4, फाइनेंस कॉस्ट, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। 2 लाख का आपने लोन ले लिया, 12% ब्याज हम पे करेंगे, कितने महीने का, 15 अक्टूबर को लिया है। तो देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने तो पूरे हो गए, और 15 दिन अक्टूबर के हो गए, 5.5 महीने की बात हो रही है। तो 5.5/12, 12 से 12 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, क्या बचेगा, 200 × 55, 55 दूनी 110 और 2 0 लगा दो, 11,000 रुपये। तो फाइनेंस कॉस्ट बच्चे कितनी आई है, 11,000, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट भी हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो डैप और अमोर्टाइजेशन के लिए पहले आप इसे नोट करो, फिर देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, हमें बात करनी है डैप एंड अमोर्टाइजेशन। तो डैप एंड अमोर्टाइजेशन में केवल आपको देखना जो बेटा आपके टेंजिबल असेट्स है, बिल्डिंग, ठीक है ना,
प्लांट मशीनरी, इनकी वैल्यू कम होना। डेप्थ का सब कुछ पता है। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है बच्चों? इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। तो चेक करते हैं। प्रोवाइड 5% डेप ऑन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड 10% डेप ऑन कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इसका छोटा सा नोट नंबर 5th, डेप एंड अमोर्टाइजेशन। डेप ऑन मशीनरी और डेप ऑन बिल्डिंग। ध्यान देना। देखो बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग एट कॉस्ट, बिल्डिंग है 5 लाख का, 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5 कितना होता है? 5 लाख का 50,000 25,000 रुपये, 5% आ गया। डेप ऑन मशीनरी बच्चों 10%, बिल्ड मशीनरी कितनी है? 15 लाख का 10%, 1.5 लाख, ये इधर लगेगा। दोनों को ऐड कर दो 1,75, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक लास्ट है अदर एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा जो भी खर्चे बच जाए ना बच्चों, समझ जाना कहाँ जाएगा वो? अदर एक्सपेंसेस। और पेपर में जो कोशिश करो थोड़ा स्पीड रखना। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन करने में आप 1 घंटा लगा रहे हो, तो ऐसे करोगे तो 3 क्वेश्चन हो पाएंगे। करने कितने? 5 क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम, 5 क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको एक स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन भी करना है, स्पीड से भी करना है और ठीक भी करना है। कई सारी बातें इसमें इन्वॉल्व है। अदर एक्सपेंसेस की बात करें, चेक करो स्टार्टिंग से कोई अदर एक्सपेंसेस यहाँ से तो कुछ नहीं है, सब कुछ कवर हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये है कोई बैड डेट वगैरह भी, बैड डेट्स भी दे रखा है ओल्ड वाले, ठीक है। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑन डेटर्स, ठीक है। देखो बैड डेट्स कितना पैसा लेके लोग भाग सकते हैं? उम्मीद 21,000 रुपये की। हमेशा ध्यान देना, इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न और बच्चों माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न। जो आप 11 से करके आए हो वही करना है, कुछ नया नहीं सीखना है। न्यू वाला तो कितना दे रखा है? 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स 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 तो मुझे दिखे नहीं। डेटर्स 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 कैश एट बैंक, डेटर्स स्टॉक, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख के। हाँ तो देखो आपको जो ट्रेड रिसीवेबल है बच्चों वही डेटर्स है। तो 5 लाख का 2%, 5 लाख का 2% कितना होगा? 5 लाख का 1%। देखो 5 लाख का 2%, 2 से 2 जीरो कट गई, 10,000 रुपये ऐड करेंगे। और ओल्ड प्रोविजन चेक करो कितना दे रखा है? प्रोविजन डॉक्टर 40,000 रुपये माइनस करेंगे तो 21,000 से 31 में से 40 गया, 9,000 कैसा आएगा? नेगेटिव का आ जाएगा। यहाँ तक मन में कोई डाउट है? नहीं। अब एक बात आपने पूछी है कि सर यहाँ पे आपने डेप ऑन मशीनरी की बात तो करी है, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डेप ऑन मशीनरी था और बिल्डिंग था उसकी बात क्यों नहीं करी? बच्चों दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। डेप दे रखा है, डेप ऑन बिल्डिंग 5% ऑन कॉस्ट, डेप ऑन मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट। आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है उस पर डेप लगाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची उस पर डेप माइनस करने की बात नहीं कर रहा। डेप जो भी लगा रहा है किस पे लगा रहा है? कॉस्ट पे लगाता है, इसलिए हमने सिर्फ कॉस्ट की बात करी है। समझ में आया कि नहीं? बस यही कॉन्सेप्ट जानना था। वो भी हो गया, बैड डेट्स की बात भी होगी। अब देखो बैड डेट्स के अलावा जो भी अदर खर्चे हैं चेक करते हैं। मिल गए खर्चे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिटर फीस, सब कुछ अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। जो कहीं ना है वो इधर आ जाता है। और डायरेक्टर सिटिंग फीस, ठीक है। तो कितने हो गए? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखा 2,30,000, ऑडिटर फीस है 60,000 और डायरेक्टर सिटिंग एक्सपेंस फीस है 50,000। तो हो गया 2, 30 और 60, 2, 90, 2, 90 और 50, 2, 90, 3, 40, 3, 40 में 9 गया, 3, 31। चेक करो 3, 31,
एक और चीज़ है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 12,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सब कुछ इसमें आ जाएगा, राइट ऑफ 12,000। अब आपका आंसर 31 नहीं आएगा बच्चों, 43 हो जाएगा, 12,000 ओवर ऐड हो गए, 343। अब इसको ऐड कर लो और 80 माइनस कर दो, चेक करो, 0 0 0 0 9 और 1 10 पर 15 15 18 की 8 हासिल का 1 और 7 8 8 4 12 12 13 13 और 7 20 4 24 की 4 हासिल गई 2 2 और 7 9 9 10 10 3 13 की 3 हासिल का 1 और 4 5 53 48 माइनस 80,000, 0 0 0 8 14 में से 8 गया 6 2 5 52 68 कितना आ जाएगा 52 68। अब इसमें से माइनस कर दो 58, देखो 58 आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 5268 0 0 0 16 में से 8 गया 8 10 में से 6 गया 4 7 में से 2 गया 5 5 48 5 का 40% टैक्स देना पड़ेगा भैया, तो कितना जाएगा 1 0 से 0 गई 0 0 गया 0 0 4 32 की 2 3 4 16 और 3 19 की 9 हासिल गया 1 5 20 और 1 21 2 19 200 सही आ रहा है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेटर होना, कैलकुलेशन करनी है आपको। 0 0 10 में से 2 गया 8 यहाँ बचा 7 17 में से 9 गया 8 3 में से 1 यहाँ बचा 17 17 में से 9 गया 8 यहाँ बचा 3 3 में से 1 गया 2 5 में से 2 गया 3 3,28,800 बिल्कुल सही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। यहाँ तक मन में कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं है? इसे पहले अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बिल्कुल मैच करके दिखाएंगे आपको कैसे कंफर्म होता है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ तक मैं बात किया है, इसे कॉपी करो, फिर बैलेंस शीट देखते हैं। बच्चों अब जो हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। वहाँ तक जितना हमने बताया प्रॉफिट एंड लॉस तक, वहाँ तक किसी मन में डाउट है? नहीं है। प्रॉफिट लास्ट में क्या आया था? 3,28,800 ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं नंबर 1 पे शेयर होल्डर फंड, और इसमें नंबर 1 में क्या आता है? शेयर कैपिटल। ए पार्ट शेयर कैपिटल और बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए मैंने बनाया नोट 1, इसका नोट 2। ध्यान देना, पहले हम बात करेंगे नोट 1 की, शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में बच्चों आपका इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, बस इन्हीं की बात करनी होती है। चेक कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो स्टार्टिंग में मिल गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये का ईच है, फुल्ली पेड अप 10 लाख रुपए। तो मैं एक लाइन लिख दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर ढूंढ लो, कहीं मिल जाए, नहीं है, बस ये 10 लाख रुपए यहाँ लिख दो। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले देखो आपके पास कितना पैसा स्टार्टिंग में पड़ा हुआ था। सरप्लस प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस अकाउंट पड़ा हुआ है 3,60,000 रुपये। देख लो इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, 3,60,000 रुपये। इसमें ऐड करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आपने कमाया? 3,28,800। कितना बन गया ये? 0 0 8 8 6 2 8 और 3 6,88,800। इसमें से हम माइनस करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जितना पैसा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, चेक करो, ट्रांसफ़र 27,000 टू जनरल रिजर्व, आपने इसमें से 27,000 रुपये निकाल दिए। 0 0 8 8 में 7 गया 1 6 8 में 2 गया 6 681 माइनस, और कुछ भी माइनस करेंगे। चेक करो, इंटरम डिविडेंड पेड 5% 50,000 रुपये। चेक करो बच्चों कितना दे रखा है? इंटरम डिविडेंड पेड 5% पेड किया आपने, 50,000 रुपये आया, तो लेस ये प्रॉफिट में से गया, तो आपका 50,000 रुपये और कम हो गया प्रॉफिट, ठीक है। 0 0 8 1 1 6 फाइनली आपका इतना आ गया। अब अलग से देखो जनरल रिजर्व, ये तो हो गया इसका एक छोटा सा पार्ट 1 2। रिजर्व में प्लस में कई सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व वगैरह सब इसी के अंदर आ जाएगा, DRR CRR वगैरह। तो जनरल रिजर्व में हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया? 27,000 रुपये। 27,000 जनरल रिजर्व में है। चेक करो ओपनिंग भी था क्या कुछ?
जनरल 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 रिजर्व, जनरल रिजर्व ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब जनरल रिजर्व में केवल 27,000 रुपये ही हमारे पास है, तो 27,000 रुपये ऊपर से माइनस हुआ और जनरल रिजर्व को अलग से लिख देंगे, इतनी सी बात है। 6,38,800 आपका ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 पे बच्चों बनाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नॉन करंट लायबिलिटी में केवल हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म, ठीक है, बोरिंग मतलब डिवेंचर्स, बैंक लोन, इन सब की बातें करने वाले हैं। चेक करो, बैंक लोन तो मिल गया स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए, तो काम करो लॉन्ग टर्म बोरिंग, थ्री लॉन्ग टर्म बैंक लोन। बैंक लोन आपने लिया 2 लाख रुपए का। चेक करो, डिवेंचर्स वगैरह भी है? नहीं है। कोई और डिवेंचर्स वगैरह के अलावा कोई लायबिलिटी वगैरह बड़ी सी लायबिलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बैंक लोन 2 लाख रुपए यहां लिख दो। नंबर 3 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी छोटा समय की लायबिलिटी, ठीक है, 1 साल से इसको हम पहले पे कर सकते हैं। चेक करो, स्टार्टिंग से देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000 रुपये मिला, चौथे नंबर पे लिखा है, तो उसके नीचे सारे आइटम लिख दूंगा मैं, ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000। आगे चेक करो, नहीं है, ये सब भी नहीं आएगा, ये सब भी नहीं आएगा, ये सब भी नहीं आएगा। और कुछ शॉर्ट टर्म अदर, देखो अदर करंट लायबिलिटी, इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अदर करंट लायबिलिटी में बैंक लोन कितना बना था आपका इंटरेस्ट? 11,000, ये भी आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चेक करो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है, चेक कर लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कुछ प्रोविजन वगैरह बनाया हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाया है अपने बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना टैक्स पे करना है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चेक कर दो, आपका आया है 2,19,200 रुपये, बस कंप्लीट कर दो। 0 0 2 और 8 10, 2 और 8 10 की 0 हासिल गई, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 9 19 की 9 हासिल गया, 1 और 3 4, 4 6 10, 10 2 12 की 2 हासिल गया, 1 और 6 7, 2 9 और 1 10, 10 2 12 की 2 हासिल गया, 1 और 1 2, 22,29,000। चेक करो, सही है, 22,29,000। बस एक छोटा सा पार्ट था बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब हम बात करेंगे बच्चों असेट्स की, ठीक है, पहले नोट करो फिर देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अब हम बात करेंगे असेट्स, ठीक है, आपको ये सारा कुछ उसी बैलेंस शीट के नीचे करते जाना, वो तो मैं जगह नहीं थी, इसमें हटा के किया, ठीक है ना, आपको जो बनाया था ना कॉपी में, उसी के नीचे ये कंटिन्यू करना है। असेट्स में नंबर 1 पे बच्चों आता है नॉन करंट असेट्स, यहाँ हम बात करेंगे टेंजिबल असेट्स। उसमें बनाया, कितने बनाए थे नोट्स? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बनाया था, और नॉन करंट लायबिलिटी 3, जिसे देंगे हम 4। नोट नंबर 4 टेंजिबल असेट्स, जिसको हम देख सकते हैं। आपको कैसा मशीनरी, बिल्कुल, आपको कैसा बिल्डिंग, दोनों की बात हुई थी। तो चेक करो, मशीनरी कितने की है? मशीनरी एट कॉस्ट, बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख की, और मशीनरी एट कॉस्ट 15 लाख की। तो मशीनरी है 15 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे डेप, प्रोविजन फॉर डेप। देखो अब तक हमने कितना डेप इकट्ठा किया था पहले। प्रोविजन फॉर डेप बच्चों देखो दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप और मशीनरी 2,90,000, 2,90,000 डेप ऑलरेडी हमने इकट्ठा किया था, और इस साल कितना इकट्ठा किया था चेक करो। डेप और मशीनरी कितना आया था आपका? 15 लाख का 10%, 1,50,000। 290 पहले का डेप और 1,50,000 इस साल का डेप, कितना हो गया? 50 जोड़ दो, 3 40, 4,40,000, ठीक है। 2 और 1 3,
440 माइनस कर देंगे कितना आएगा 10 लाख। 15 में से 4 गया 11 लाख, 11 लाख में से 40,000 गया 10,60,000 रुपये। ऐसी बिल्डिंग की बात करूं, बिल्डिंग 5 लाख की बुक वैल्यू कॉस्ट पे माइनस प्रोविजन फॉर डेप। पहले कितना डेप था, डेप ऑन बिल्डिंग 80,000 रुपये का पहले डेप था, और इस साल कितना डेप लगा है, बिल्डिंग 5 लाख का 5% 25,000 रुपये, तो ये कितना आएगा बच्चों 1,05,000। तो 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख, 4 लाख में 5,000 गया 395। दोनों को ऐड कर दो 0 0 0 5 9 6 15 5 1 और 3 4 14,55,000। तो ये आपका आ गया टेंजिबल असेट्स। चेक करो क्या कोई इंटेंजिबल असेट्स भी है, गुडविल पेटेंट्स चेक करो, गुडविल पेटेंट्स ऐसा कुछ नाम मिल रहा है, नहीं है, ठीक है ना। इधर भी ऐसा कुछ नहीं, हटा दो। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं है, हटा दो। इसके बाद हम सीधे सीधे हम जा रहे हैं करंट असेट्स, और करंट असेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेड डेटर्स रिसीवेबल। नोट नंबर 5, दो 5 पे ध्यान दो, ट्रेड रिसीवेबल। आपके पास जो डेटर्स थे कितने के थे, डेटर्स थे आपके पास बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ था 5 लाख रुपए। तो 5 लाख में से माइनस कर देंगे न्यू प्रोविज़न, सिर्फ न्यू प्रोविज़न माइनस होगा, बाकियों की बात नहीं करेंगे। अगर नए बैड डेट्स भी होते तो वो भी माइनस करने की जरूरत थी, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। और कितना आपका न्यू प्रोविज़न बना था 2%, 5 लाख का 2% बना था 10,000 रुपये, तो ये हो गया 4,90,000। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 4,90,000 रुपये। इसके अलावा चेक करो कोई और चीज़ आइटम, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख रुपए। और कोई चेक करो इसके अलावा, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में देखो डेटर्स भी लिख दो, बिल रिसीवेबल अलग से लिख दो। तो बिल रिसीवेबल दे रखा आपका 35,000 रुपये, तो ऐड करके आ जाएगा 0 0 0 5 9 3 12 के तो असर का 1 5 25, ये भी इसी का पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल का। तो 5 25 5 25, ठीक है। स्टॉक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, और तो कोई आइटम नहीं है। अब एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चेक करो कितना कैश था आपके पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक है 49,000 रुपये। क्लोज 0 0 0 5 5 10 और 9 19 की 9 हंसी गया 1 6 2 8 4 12 के 2 हंसी गया 1 और 4 5 5 5 10 2 12 के 2 हंसी गया 1 22,29,000। चेक कर लो, यही आ रहा था, सही है। अब आपके मन में क्वेश्चन डाउट आएगा कि सर जो लास्ट वाली एंट्री दोबारा पढ़ो, द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग अ क्लेम 10,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कंपनी इज डिस्प्यूटिंग अ क्लेम 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है ना। एक 10,000 रुपया क्लेम है वर्कमैन को देना है, कंपनी डिस्प्यूट करती है, देती है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, एक नोट डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। और जो 10,000 क्लेम है ना, वो कैसी लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी बच्चों, कंटिंजेंट लायबिलिटी। A claim, a dispute claim of ₹10,000। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को हम अलग से एक नोट बना के छोड़ देते हैं, इसके लिए हम कहीं भी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कंटीजेंट लायबिलिटी कभी कभी होने लायबिलिटी है ये, ठीक है। अ डिस्प्यूट क्लेम 10,000 फॉर वर्कमैन, झगड़ा वगड़ा हो गया वर्कर्स का, क्या करोगे, कभी कभी हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन। तो बस इसके लिए एक नोट्स बना के छोड़ देना बच्चों, कंटीजेंट लायबिलिटी अ डिस्प्यूट क्लेम ऑफ 10,000 जो भी है। तो बस इतनी सी बात लिखनी थी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोबारा समझो, आपकी चेक करो बैलेंस शीट समझ में आई कि नहीं अच्छे से, ठीक है। बहुत इजी वे में हमने टॉपिक को हम डिस्कस किया, इस पूरे क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया। अब इससे आप एक बार सेल्फ खुद करना है इस क्वेश्चन को कि आपको कितना प्रैक्टिस हो पा रहा है। फॉर्मेट पे ज़्यादा पकड़ करो, फॉर्मेट याद होगा तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी।
कौन सा आइटम किस तरह आता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसे अच्छे से कॉपी कर लो, एक बार दोबारा करना, इसे नोट करो।